जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ये बताओ पहले कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, लाइट आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक हमारा दूसरा स्टूडियो जो है वो पूरा फाइनलाइज हुआ है, सेटअप हुआ है। आज शाम की जो हमारी क्लास चल रही थी वो क्लास कैंसिल करनी पड़ी सिर्फ स्टूडियो की वजह से। तो बताइए यहाँ पर जो है वो सही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से? चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो स्वागत है आपका महाभारत बैच के चौथे नंबर क्लास में, ठीक है। और इस चौथे नंबर क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जिस तरीके से हमने परसेंटेज को पढ़ा बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, सभी सवालों की बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस की। उसी तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और ये हम किससे पढ़ेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो टॉपिक होगा ये महाभारत बैच में हम करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्लास नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। और अगर हम बात करते हैं इस महाभारत बैच के बारे में, तो इस महाभारत बैच में हम आपको कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट मैथ की, कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है। और साथ में इसमें मॉक टेस्ट भी होगा आपका, और बीच बीच में यहाँ पर जो है वो लंबी मैराथन्स भी ली जाएगी परीक्षाओं का, ताकि आपके सभी सवालों को जो है वो करवाया जा सके, ठीक है। एक शॉर्ट तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा एक शॉर्ट क्रैश कोर्स है, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं 2023 में होने वाले परीक्षाओं को। इसके पहले अगर किसी ने मेरी संपूर्ण वीडियो नहीं देखी है और वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आराम से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट जो है परसेंटेज की मैंने वीडियो आप लोगों को 12 घंटे की दे रखी है। देखिए क्या होता है कि जैसे मानो शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं वो अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छे हैं, उनमें आपको जो है वो नए सवाल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चैप्टर को जो पढ़ने की जहाँ तक बात आती है, तो अगर आपको चैप्टर मेरी कोई भी कंप्लीट करनी है, तो मैं खुद सोचिए कि मेरे कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं तो यूट्यूब पे 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 3 क्लासेस की मैंने थंबनेल यहाँ क्यों लगाई है? मतलब बाकी क्लासेस को आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये 3 क्लासेस देखनी है ज़रूर मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे तो जो है ये हमारी पहली क्लास है, कंप्लीट परसेंटेज, कंप्लीट प्रतिशत की जो है 12 घंटे की ये पूरी संपूर्ण वीडियो है। इसको आप देखेंगे तो परसेंटेज में आपके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। उसी तरीके से अगर आप कंप्लीट एवरेज की वीडियो यहाँ देखने वाले हैं तो एवरेज में भी आपके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, ये मेरा दावा है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो ये 3 वीडियो आपको देखना है, अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रख लीजिए। जैसे आपका सपना होता है कि आगे चल के हमें ये गाड़ी खरीदनी है और ये वाली तो खरीदनी ही खरीदनी है और ये वाला मकान तो खरीदना ही खरीदना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 क्लासेस आपको देखना ही देखना है, ये फिक्स है सर आपका, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है हमारा आज का सेशन स्टार्ट किया जाए सबसे पहले कंसेप्ट के साथ। जबकि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसा दाम है? तो एक ऐसा दाम जिस पर हम किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बारे में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, यानी जिस पर हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। आप दुकान जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, तो वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। आप किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो वो क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए जीवन में भी लाभ और हानि है और गणित में भी लाभ और हानि है। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते कम में है और बेचते ज़्यादा में है तो क्या होता है? हमें लाभ होता है। यानी अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा वो कैसे पता करेंगे? तो वो हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और लॉस की बात करते हैं तो अगर हमने खरीदा ज़्यादा में है लेकिन हमारा सामान बिकता कम में है तो वो हमारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। जैसे अगर बात करें तो प्रॉपर्टी जब भी आप लेते हैं ना, तो प्रॉपर्टी आपको हमेशा प्रॉफिट देती है क्योंकि उसका रेट बढ़ जाता है हमेशा, तो ज़्यादा बिकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, या कुछ ऐसी वस्तुएं हो गई जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनको खरीदते आप ज़्यादा में है, बिकती कम में है, तो उस केस में हमेशा लॉस ही लॉस होता है, ठीक है। चलिए,
कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको 2-3 बातें पूछते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु को आपने 12 रुपये में खरीदा है और आप उसे 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत का आपको जो है वो लाभ होने वाला है, बताइए। लाइटिंग्स ओके हैं स्टूडियो में, कोई दिक्कत की बात है बताइए। भाइयों ने आज हमारी खतरनाक मेहनत की, एकदम सब मिल के लगे हैं और कसम खा के रखे थे कि देखिए स्टूडियो खतरनाक बनाएंगे, आप बस आराम करिए, 1 घंटे में भौकाल हो जाएगा, और हो गया। ठीक है, अभी 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं था और 1 घंटे में एकदम तबाही हो गया अभी तो। चलिए तो क्या कहा गया है सवाल में, उसे मत लगाइए, रहने दीजिए, नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि किसी वस्तु को हमने खरीदा 12 रुपये में है और उसके बाद हमने उस वस्तु को बेचा है कितने रुपए में, 15 रुपये में। तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज कितने का है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू मेरे भाई 100 हो गया, यानी हमें कितने रुपए का लाभ हुआ और क्रय मूल्य के ऊपर इंटू 100। तो आप बताओ लाभ जो हुआ वो हमें कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे सर लाभ जो हुआ, देखो 12 रुपये के सामान को 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का, 3 रुपये का, यानी 15 माइनस 12, तो प्रॉफिट हमारा 3 का। और कितने के ऊपर हुआ ये प्रॉफिट, 12 के ऊपर, 3/12 इंटू हम यहाँ 100 कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीधा का सीधा बोलेंगे सर 25% का हमारा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं कि किसी वस्तु को हमने खरीदा 15 में है लेकिन बेचा 12 में है, तो नुकसान हमारा कितने का है बताइए। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो हमने खरीदा कितने में है, तो खरीदा हमने 15 में है, और हमने बेचा कितने में है, तो बेचा हमने 12 में है। लॉस का परसेंटेज हमारा कितने का होगा बताओ। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस की वैल्यू, 15 के सामान को 12 में बेचा जा रहा है, लॉस कितने का हो गया, 3 रुपए का। कितने के ऊपर हो गया, तो 15 के ऊपर, 3/15 इंटू 100% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। टोटल 20% का हमें क्या होने वाला है, टोटल 20% का हमें लॉस होने वाला है। टोटल क्या होने वाला है, 20% का जो है हमारा नुकसान होने वाला है। तो इसी तरीके से सिलसिलादार हम एक एक क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो डीबी हेड कांस्टेबल का है। आप देखिए आसान सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहा सवाल में वो देखिए, कहा गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 और 17 के अनुपात में है, तो होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा बताया जाए। अगर आप सभी को आंसर आता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, यानी देखो यहाँ पर ये जो हमारा अनुपात दिया गया है, ये अनुपात हमारा किसका है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो जो यहाँ पर पहला वाला वैल्यू है ये हमारा क्या है, सीपी है, और ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है, एसपी है। यानी कोई सामान 20 रुपए का है, हमने उसको बेचा 17 में, तो जाहिर सी बात है नुकसान होना है। ठीक है, यानी कितने रुपए का नुकसान होना है तो बताइए मुझे। तो बोलेंगे सर 20 रुपए के सामान को 17 में बेचा गया, कितने का नुकसान है, तो 3 का नुकसान है। और कितने के ऊपर है, तो 20 के ऊपर है, तो 3/20 इंटू 100%। 100% इसीलिए करते हैं, जीवन में कभी भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना लगा के परसेंट का साइन लगाया जाता है। तो 20 से काटेंगे 5 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चूंकि आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ रहे हैं तो डी से एक अच्छा सा वोकैबुलरी हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए डी से आपका एक अच्छा सा वोकैबुलरी हो गया, और उस वोकैब का नाम हमारा हो गया मेरे भाई डूबियस। ठीक है, डूबियस हमारा बहुत अच्छा वोकैब है। डूबियस जो हो गया हमारा बहुत अच्छा, डूबी अच्छा सही है, स्पेलिंग सही है। डूबियस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अच्छा डूबियस का एक और भाई है, यानी इसका हम एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम है, उसको हम कहते हैं स्केप्टिक। इन दोनों का मतलब यहाँ क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है डाउटफुल। इन दोनों का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, यानी जब भी किसी बात पर आप संदेह करते हैं और आपको वहाँ पर जो है एक तरीके से डाउट होता है, तो आप उसे कहते हैं डूबियस है या स्केप्टिक है। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ना कि देखो
शिक्षा जो है, जो ज्ञान है ना, वो हर जगह पर है, ठीक है, और ये बिखरना ज़रूरी है, आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी तरीके से पहुंचे, हंसते खेलते जागते। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप लोग जो है एसएससी सीजीएल के 90% बच्चे तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ पर मैथ्स की भी आवश्यकता है, वो कैब की भी आवश्यकता है, पढ़ना दोनों है आपको। और नहीं है अगर आपके पाठ्यक्रम में इंग्लिश, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे आपका इंग्लिश और स्ट्रांग होगा, कहीं पर कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी, थोड़ा फ़ायदा होगा, कहीं पर किसी के आगे बोलेंगे तो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डूबियस और स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, यानी किसी चीज़ पर आपको डाउट होता है ना, जैसे मानो 8:30 की क्लास है और 8:35 हो चुका है और अभी तक लाइव नहीं हुआ है, तो आपको डाउट होता है, पता नहीं आज क्लास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर 14 फरवरी के पहले सोचा कि हमारी कोई महिला मित्र बन जाए, और आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे जो भी है आपका टिंडर हो गया, जो भी हो गया, राइट स्वाइप करना शुरू कर दिया आपने, और आपको यहाँ पर डाउट है कि पता नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, हम सिंगल हैं, पहले मिंगल होंगे कि नहीं होंगे। तो वो डाउट जो रहता है ना आपको, वो हमेशा क्या होता है, उसी को हम कहते हैं डूबियस, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, दुबे जी की बेटी जो है घर छोड़ के भाग गई, अब पता नहीं सच में घर छोड़ के भागी या नहीं भागी, ये डाउटफुल है, इट इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन, स्केप्टिक है यहाँ पर, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। दोनों प्यारे प्यारे शब्द हैं। हाँ जी सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, हैं? डाउट में चल रहा है मामला, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ऑल इज वेल, हम पे भरोसा रखिए। चलिए, इंस्पेक्टर बनने के बाद देखिए 10 प्रपोजल्स आएंगे, टेंशन की बात नहीं है सर, समझ रहे हैं सर? हाँ, बहुत अच्छे। आ जाइए, सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, दिनेश ने एक किताब का एक सेट 1200 रुपये में खरीदा है और उसे 900 रुपये में ही बेच दिया, उसके द्वारा हानि प्रतिशत कितने का है, ज्ञात करिए। तो इन भाई साहब ने खरीदा कितने का, 1200 का, और बेचा कितने का, 900 का। अब ये फायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, नुकसान में रहेंगे। और कितने का यहाँ पर नुकसान में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर 300 का नुकसान रहने वाले हैं। तो लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे कहेंगे, सर 1200 के सामान को 900 में बेचा जा रहा है, यानी 300 का नुकसान हो गया है। और 300 का नुकसान हमारा कितने के ऊपर, 300 का नुकसान हमारा 1200 के ऊपर, तो 300/12 इंटू 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। 300 से काटिए तो 4 बार में, और 4 से काटिए तो 25 बार में, यानी यू विल गेट अ लॉस ऑफ 25%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत शानदार, आप लोग सी आंसर दे रहे हैं तो सी के साथ एक वोकैबलरी बताया करिए, वो ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब यहाँ पर नॉलेज जिस तरीके से बढ़े तो बेहतर है। चलिए सर बताइए, सी से वोकैबलरी बताइए। हाँ जी सर बताइए सर, सी से वोकैबलरी सर एक अच्छा क्या, कैटलॉग हो गया, यही बाबू बनोगे तुम लोग यहाँ, ना सरकारी बन पाओगे ना किसी के प्राइवेट बनोगे। आप समझ में आया काय सिंगल हो यहाँ पे। हाँ, क्रिस्टोफ हो गया, यही सब तो शब्द याद रहेंगे तुम्हें, कैसा नोवा, वाह भाई साहब, ये भाई साहब देखो कैसा शब्द बता रहे हैं, कैसा नोवा। बेरोजगार लोगों की ऐसे ही शब्द याद होते हैं भाई साहब, समझ रहे हैं, कैसानोवा इन्होंने कहा। अब कैसानोवा का मतलब हम आपको समझाते हैं, कैसानोवा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, जिसके पास जो है कैश भी है और इनोवा गाड़ी भी है, जिसके पास कैश भी है और इनोवा गाड़ी भी है, तो वो क्या करेगा, गाड़ी लेगा, कैश रखेगा और रात भर कैसानोवा वाली हरकतें करता रहेगा, यानी आशिकी करता रहेगा। समझ रहे हैं? तो कैसानोवा किसको बोलते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी की बात करें तो दिलफेक आशिक, उसे हम कहते हैं कैसानोवा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, बेरोजगारों के मन में ऐसे ही फीलिंग आते हैं, टेंशन नहीं लेना, बढ़िया वो क्या याद करना सी से, ठीक है। कैसानोवा के बाद एक और शब्द है हमारे, पारामोर, और पारामोर भी ऐसे ही होता है भैया, ठीक है, जो हर शब्दों में आपको बोले। तुम तो यहाँ पर एकदम देखो, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जब भी जैसे मानो इसकी महिला मित्र का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसे कहता है कि तुम तो एकदम मोर की तरह लगती हो, तो मोर की तरह लगती हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, पारा मोर बोलेंगे। पारा मोर का मतलब यहाँ पर ये भी वैसा ही आदमी है, ठीक है, दिल फेक एकदम, जो फ्लर्टिंग व्लर्टिंग ज़्यादा करने में बिलीव करता है, उसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल, डीपी हेड कांस्टेबल इस साल 2022 में आपका पूछा गया है।
क्वेश्चन में क्या कहा है, रंजन परचेज अ बाइसाइकिल फॉर 5000 एंड पेड 250 ऑन ए ट्रांसपोर्टेशन, इफ वी सेल द बाइसाइकिल फॉर 5075 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, यहाँ पे रंजन जी ने एक 5000 रुपये की साइकिल खरीदी, मान लीजिए हम ही ने खरीदी, हम ही रंजन है भाई साहब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5000 में को साइकिल खरीदा और उसके बाद 250 का जो है उसके ऊपर भुगतान किया और साइकिल को हमने 5075 में बेच दिया। यकीन मानिए हमने ऐसा काम किया भी है। आप लोगों को एक बात बताते हैं, लोग सामान खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, हम अपने जीवन की एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको 1 मिनट लेके बताएंगे। और कहा भी जाता है ऐसा कि जब आप अपने नाम को ब्रांड बनाते हैं, जब आप अपने आप को ब्रांड बनाते हैं ना, तो आपकी चीज़ ऑटोमेटिक ब्रांड हो जाती है। जैसे एक होता है कि मैं ये ब्रांडेड घड़ी पहनूं, तो भाई ये ब्रांडेड घड़ी पहन रहा हूं तो ये घड़ी ब्रांडेड इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंपनी ने अपने नाम को ब्रांड बनाया। अगर मानो ये सैमसंग की वॉच है तो सैमसंग ने अपने नाम को ब्रांड बनाया, ठीक है, और उस ब्रांड के नाम पर मैं इसके दुकान पर गया और जाके मैं उस उठा के लेके आया, जितने की भी रही वो। ठीक है, 20,000 30,000 40,000 जो भी है। तो एक एग्जाम्पल, यानी इसकी जो कीमत है वो सैमसंग की वजह से है। दूसरा क्या होता है कि आप 200 रुपये की घड़ी खरीदो मोदी जी की तरह, जो सूट है नॉर्मल 10,000 5,000 की सूट हो, और अपने नाम को इतना बड़ा ब्रांड बना दो कि वो सूट ही बिके आपको 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में। ठीक है, तो वो जो बिकेगी वो आपके नाम के ब्रांड के ऊपर बिकेगी। तो 12th में जो था, बहुत बड़ा नाम तो नहीं, छोटू सा नाम हमारा हो चुका था हमारे स्कूल में। ठीक है, हम जब 12th में आए थे तो काफ़ी कम नंबर थे हमारे, लेकिन जब हमने एडमिशन लिया 10वीं के बाद 11वीं क्लास में, तो हमने एक पुरानी साइकिल खरीदी थी और वो साइकिल 800 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, और उसके बाद इसी साइकिल से स्कूल भी जाते थे, इसी साइकिल से अपने ट्यूशन भी जाते थे, बढ़िया मेहनत भी कर रहे थे, और करने के बाद 12th में अपने स्कूल टॉपर्स में एक थे। ठीक है, और हमारा जो मार्क्स था वो 91.2% था। 11वें नंबर पे हम टॉपर थे, हमसे पहले 10 लोग थे। ये नहीं बोलूँगा स्कूल का टॉपर मैं ही था, हाँ टॉपर्स के बीच में था मैं। 91.2% था। और हमारे सेशन में, हमारे एक तरीके से सेक्शन में भौकाल हो गया हमारे नाम का, तो इस वजह से जो है जब हम छोड़ रहे थे तो हमारी चीज़ों की वस्तुएं नीलाम हो रही थी। उसमें हमारी साइकिल जो हमने 800 में खरीदी है, 2 बच्चे आपस में नीलामी करके, हमने कहा हमें तो बेचनी है, जो ज़्यादा देगा बेच देंगे, 1200 रुपये में हमने बेची है। बहुत बड़ा तो प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन जीवन का एक मूलमंत्र सीख गए कि यहाँ पर चीज़ों की वस्तु तब बढ़ती है जब आपके नाम का एक ब्रांड हो जाता है। ठीक है, कहानी इसीलिए बताई है क्योंकि आप लोग बहुत ब्रांड के पीछे भागते हैं, बहुत ब्रांड के पीछे भागते हैं। वो भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने नाम को ब्रांड बनाइए, वो सबसे बड़ा ब्रांड है दुनिया में, इससे बड़ा ब्रांड कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 5,000 रुपये में सामान खरीदा है, 250 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाया है। कभी भी किसी भी वस्तु को हम खरीद के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो 5,000 के सामान में 250 को हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी यहाँ पर 5250 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइकिल को यहाँ पर जो है 5,075 में बेच देता है। ठीक है, साइकिल को कितने में बेचता है, तो 5,075 में यहाँ पर जो है वो बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमारा कितना होगा। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 5250 में हमने खरीदा था, बेचा हमने 5,075 में, हमें लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो बताओ 175 का हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 175 का, और कितने के ऊपर हो रहा है, तो 5250 के ऊपर हो रहा है। इनटू कितना कर देंगे भाई, तो 100% कर देंगे। ठीक है, 0 से आपका 0 खत्म, 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 से 21 बार में ख़त्म होगा, और 25 से अगर आप काटेंगे तो 7 बार में होगा, 7 से आपका 3 बार में 10/3% के करीब में आ रहा है। और 10/3 का मतलब 3.33% होता है, यानी 3.33% का हमें क्या है, लॉस है। थोड़ा नज़रें बचा के रखना, क्या पता ऑप्शन नंबर ए की जगह गलती से ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाए, फिर वहाँ दिक्कत आ जाएगी। इसको बंद कर लो। ठीक है, हाँ, आंखों में ज़्यादा दर्द दे रहा था वो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। एमटीएस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस सवाल के बारे में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया शिवानी ने 600 रुपये में 5 पेन खरीदे हैं, वह इन पांचों पेन को 50 रुपये प्रति पेन के दर से बेच देती है। पांचों पेन बेचने पर शिवानी को हुए प्रतिशत हानि का ज्ञात करिए।
ठीक है, आप मुझे बताइए शिवानी ने 600 रुपये में कितने पेन खरीदे? 50। तो यहाँ पर जो है 6 पेन पर प्रॉफिट ना कैलकुलेट करके आप 1 पेन पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि शिवानी ने यहाँ पर जो है 600 रुपये में 5 पेन खरीदे, तो 1 पेन की कीमत कितनी हुई? तो इसको यहाँ 5 से डिवाइड कर दो। 1 पेन की कीमत हो गई हमारी 120 रुपये, यानी प्रत्येक पेन को शिवानी ने खरीदा कितने में है? तो 120 रुपये में है। और हर पेन को वो बेच कितने से रही है? तो 50 रुपये के दर से बेच रही है। तो आप मुझे बताइए प्रतिशत हानि हमारा कितने का है, लॉस परसेंट हमारा कितने का है? तो हम बोलेंगे सर 120 के पेन को हम 50 में बेच रहे हैं, यानी नुकसान हमारा कितने का? 70 का। और कितने के ऊपर सर? तो 120 के ऊपर। 70 का नुकसान 120 के ऊपर इंटू हमारा 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। 7/12 याद रखना अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है भाई, कुछ कुछ चीज़ें मेरे भाई याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, शिवानी परचेस्ड 5 पेन्स, हो इतना सही तो है। अप्रोक्सीमेट लॉस परसेंटेज, तो 7/12 लगभग हमारा कितना है? तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है यार। 58.3 आप लोगों का कैसे आ रहा है? हाँ सही है, एक सेकेंड, समझ में आ गया। 7/12 यहाँ पर 1/12 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? तो 1/12 जो होता है वो हमारा 8 सही 1/3% के बराबर होता है। हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ 7/12 कैलकुलेट करना है। 8 सते हमारा हो जाएगा 56, और 1 इंटू 7 हमारा 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। 3 से हम इसे 2 बार में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे 2 बार में डिवाइड करेंगे तो वो 2 इसके पास आ जाएगा, तो 58 सही 1/3। और 58 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 58.33% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो 1/12 हमारा 8 सही 1/3 हो गया हमारा, तो 7/12 यानी इसका 7 गुना, और इसका हमारा 7 गुना। फिर 3 इसे 2 बार में भाग करेगा, वो 2 इसे ट्रांसफर हो जाएगा। 58 सही 1/3 यानी 58.33% इज द करेक्ट आंसर भाई। बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। CHSL का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है यहाँ पर वो ज़रा पढ़िए। कहा गया है एक वस्तु को 8,670 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए? अभी देखिए हम शून्य से उठा रहे हैं और काफ़ी ऊपर तक आपको लेके जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ हमारे पास बेसिक सवाल है, काफ़ी ऊपर तक अभी आप लोग जाएंगे सेशन के एंड तक। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं कि एक वस्तु को 8,670 में बेचकर 15% की हानि हो रही है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? आप यहाँ पर ऐसे समझो, जैसे मानो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होता है। ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु को 10% के हानि पर बेच रहा हूँ, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ? 90% में। अगर मैं उसे 10% फायदे में बेच रहा हूँ, यानी 110 में बेच रहा हूँ। अगर मैं 20% के फायदे में बेच रहा हूँ, यानी मैं 120% पे बेच रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? तो उसी तरीके से है कि अगर मैं किसी वस्तु को इतने रुपए में जब मैं बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 15% की हानि होती है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना भाई, दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस हमारा कब है? जब मुझे 15% का लॉस हो रहा है, और मुझे कहा गया है कि 15 का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। यानी मैंने यहाँ पर कहा कि जो ये हमारे 8,670 है, ठीक है, ठीक है, तो हमसे यहाँ कहा गया कि ये जो हमारा 8,670 जो है हमारा, मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा हूँ। परफेक्ट, मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा हूँ, तो इतने में बेचते वक्त मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 15% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? तो 15% की यहाँ पर हानि हो रहा है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ये कितने की वैल्यू है? तो ये हमारा 100 में से 15 कम, यानी 85 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है भाई? तो 85% की हमारी वैल्यू है। ठीक है, और मुझे यहाँ 15% का लाभ कमाना है, यानी मुझे 100% के सामान पर 15% का प्रॉफिट चाहिए। यानी मैं इसे कितने बेचने वाला हूँ? तो मैं इसे यहाँ पर 115% में बेचने वाला हूँ। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है ये बताइए। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर कि जब मैं इस वस्तु को बेच रहा हूँ तो ये 85 की वैल्यू 115 का मान चाहिए। 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ तो 17 बार में, और 5 से यहाँ काटेंगे तो 23 बार में। 17 से अगर हम काटते हैं तो 5 बार में 85, और उसके बाद 51 बार में, कुल मिला के आंसर। ठीक है, 0 हमने रख दिया। 23 का 1 गुना 23 का 3, 2 हाथ में, 23 × 115, और यहाँ पर हो गया 117। 11,730 जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर है भाई? बहुत शानदार। क्लियर है भाई? चलिए, कौन दोनों साथ हैं? ऑफ करने को, ठीक है। एक बार ऑन करिएगा दोबारा से, बंद कर दीजिए, हटाइए। तो क्लियर हो गया ये बात। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, और हालांकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर इतनी छोटी संख्या के लिए डिजिटल सम लगाने की आवश्यकता है। आगे चल के कहीं पर हम यूटिलाइज करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आ जाइए, एक और क्वेश्चन को देखिए। एक व्यापारी को 425 रुपये में जो है, एक व्यापारी, क्या लिखा है, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल, एक व्यापारी सामान को, ऐसे कह सकते हैं, एक व्यापारी एक सामान को जो है यहाँ पर, एक व्यापारी एक सामान को 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमसे यहाँ पर कहा है। आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर कितने में बेचा, 425 में, और 425 में बेचते वक्त 15% की हानि हुई है, 15% का हमारा नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर 425 में बेचते वक्त जो है यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है, तो 15% का। तो मैं यहाँ बोलूँगा ये जो हमारा 425 है ना, ठीक है, ये हम इतने में किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो हमें 15% का जो है वो हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 100% के सामान में 15% का नुकसान, तो हम बेचेंगे कितने में, 85% में। हम बेचेंगे कितने में, 85% में, यानी ये हमारा 85% का वैल्यू है। और सॉरी, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 100% के सामान पर 5% का प्रॉफिट, यानी हमें इसे कितने में बेचना है, तो 105 में बेचना है, तो 105% का मान बताओ। अगर हम काटेंगे तो 5 से 17 बार में हो जाएगा भाई, और 5 से 21 बार में। 17 से आप काट लो तो 2 बार में 34, ठीक है, और 5 बार में 85। 25 और 21 यहाँ पर, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, 525 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी से एक अच्छा सा वो क्या बताइए आप सभी। चलिए, डी से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डी से जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, डी से एक और शब्द हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिसीट, DECEIT। डिसीट का मतलब हो जाता है मेरे भाई धोखा। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, डिसीव भी होता है ना, हाँ, नहीं एक सॉरी, डिसीव, DECEIVE, सही है। डिसीव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिसीव का मतलब हो जाता है हमारा धोखा। ठीक है, धोखा जब आप किसी को देते हैं, जब आप एक तरीके से उसको, एक और शब्द हो जाएगा बिगाइल भी आप इसे कह सकते हैं, कि बिगाइल का मतलब भी यहाँ पर हो जाता है धोखा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर किसी को धोखा दे रहे होते हैं ना, तो उसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे डिसीव या बिगाइल कहेंगे। याद करने का ऐसे तरीका आप याद कर लीजिए कि मैंने फ़ोन रिसीव किया यहाँ पर, और मैंने सोचा कि जो है हमारा कोई बहुत खासम खास होगा उस लाइन के उस पार, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, और कौन निकला, तो मेरे भाई कस्टमर केयर निकला। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो डिसीव का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। एक और हम यहाँ कह सकते हैं बिगाइल। बिगाइल में यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्त के सहारे गया था परीक्षा देने, मैंने सोचा मेरे बगल में वो बैठा हुआ है तो ज़रूर यहाँ पर चीटिंग कराएगा और थोड़ी सी मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन बगल में बैठा हुआ इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने मुझे नहीं, एंजल प्रिया को चीटिंग कराई, और आज यही रीज़न है कि वो और एंजल प्रिया साथ में एक कंपनी में है, और मैं उस कंपनी का वॉचमैन रह गया, क्योंकि उस कंपनी का पेपर ही मैं नहीं निकाल पाया। तो बगल में बैठे हुए इंसान पर क्या करते हैं, कभी भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि बगल वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धोखेबाज होता है। ठीक है, और मेरे भाई बहुत खतरनाक एक लाइन इन्होंने लिखी है, और इसको शायरी नहीं कहते हैं, इसको शेर कहते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सचमुच एक बार और मैं कहता हूँ, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सच पूछिए तो सिलेक्शन से
दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, आजकल बच्चों का ये बहुत ज़्यादा रहता है, सर हमको नहीं पढ़ना है, सर हमको थोड़ा कम मेहनत करना है, बताइए ना कोई शॉर्टकट तरीका। तो इसी पर इन्होंने ये बात लिखी थी कि ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सच पूछिए तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि जिसने कलम तेज चलाया दिमाग उसी का चला, और जिसका दिमाग चला सिलेक्शन उसी का हुआ भाई। आ जाओ चलो सवाल में। नेक्स्ट लाइन यहाँ कहते हैं, एक कार्य को यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार्य को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, मैं एक ही तरह के काफी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो इतने रुपए में बेचता हूं तो यहाँ पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इतने रुपए पर बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ है, 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है, बताओ। ठीक है, अगर मैं 100% के सामान को यहाँ 28% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई, तो 128 में बेच रहा हूँ। आप सोचो, राकेश सोल्ड अ कार फॉर 5 लाख एट 28% प्रॉफिट। ठीक है, यानी जब उसने इस सामान को बेचा था तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, तो 28% का। व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट 32%। ठीक है, यहां डिजिटल सम लगाने का मजा आएगा, यकीन मानो। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि ये हमारा 5 हो गया, डबल 0, और यहाँ पर 3 और 0। जब मैं किसी वस्तु को इतने में बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा है कि नुकसान है। आप बोलेंगे फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, 28 का, यानी सामान 100% का, प्रॉफिट 28% का, तो हम उसे बेचेंगे कितने में, तो 128 में। यानी जो वैल्यू आएगी ये हमारी कितने की है, 128 की। अगर मुझे 10% का फ़ायदा होता 110, 20% का फ़ायदा होता 120, 30% का फ़ायदा होता 130। यानी ये जो आर्टिकल है हमारा इतने परसेंट का है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे उसी आर्टिकल पर 32% का प्रॉफिट हुआ तो मैं कितने बेचूंगा। तो 100% के सामान पर 32% का प्रॉफिट, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 132% का जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। आप यहाँ पर देखो, एक तो हो गया कि हम इसे कट्टम कुटाई से सॉल्व कर रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर तरीका क्या हो गया, कि दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो गया भाई कि हम यहाँ डिजिटल सम लगा रहे हैं। याद रखिए ये महाभारत बैच है, और महाभारत में जिस तरीके से हर शस्त्र को चलाना जो है द्रोणाचार्य ने सिखाया था, स्पेशली अर्जुन को तो यहाँ पर बताया था कि तुम्हें यहाँ पर तीर कैसे चलानी है, और बाकी गुरुओं ने जो है यहाँ पर बाकी सभी पांडवों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि गदा कैसे चलाना है, तीर कैसे चलाना है। ठीक है, और एक एक अस्त्रों का सही उपयोग बताया गया था। उसी तरीके से इस महाभारत बैच में एक एक कंसेप्ट का सही उपयोग हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके से आप किसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब ये सवाल आ गया यहाँ पर, मान लीजिए अगर मैं आपके जगह परीक्षा हॉल में होता, मैं जीवन में कभी भी इस सवाल को काट के सॉल्व नहीं करता, यकीन मानिए कभी भी नहीं करता। मैं यहाँ पर कई सारे हथकंडे अपने आगे कोशिश करता है, जैसे यूनिट डिजिट हो चुका है, डिजिटल सम हो चुका है, इन सभी सवालों को या इन सभी तरीकों को मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुझे अपना समय बचाना है और मुझे सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। अब डिजिटल सम यहाँ पर मैं तब से कह रहा हूँ, बहुत बच्चों के मन में आ रहा है कि ये डीएस ससुरा है क्या। तो यहाँ पर डीएस का मतलब मात्र इतना हो गया, सभी संख्याओं को जोड़ो, सभी संख्याओं को जोड़ो। तो आप अगर यहाँ जोड़ोगे, अच्छा जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे मानो कल के दिन भविष्य में मैं अगर बात करूं यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 और 9 निकालूं तो इसका भी डिजिटल सम 6 ही आएगा। आप देख लो, 9 3 12, 12 2 15, 15 1, देखो 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, और अगर हम 15 का डिजिटल सम देखते हैं तो 6 आता है। इसीलिए जोड़ते वक्त कभी भी डिजिटल सम में हम 9 को नहीं लेते हैं। ये रहे ना रहे, जीवन में कोई यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं होती है, कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है। समझ रहे हैं, 9 की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे यहाँ पर होता है ना कि किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू नहीं होती है, तो 9 भी कुछ इसी प्रकार का इंसान है। ये रहेगा तो भी भला और ना रहेगा तो भी भला भैया। यानी हमारा आंसर कितना आ जाना है, तो 6 आ जाना है। तो उसी तरीके से यहाँ डिजिटल सम निकालते हैं। 6 2 8 और 1 9 बन गया, बस छोड़ दो। ये देखो इनका डिजिटल सम 5 + 5 10, 10 का मतलब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 6 और 3 9 खत्म, 5 10 और 1 11, और 11 को जब आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 6 2 8 और 1 हमारा 9 हो चुका है, 5 5 10 5 15, 15 को आपस में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और उसी तरीके से यहाँ देखोगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका
5 10 15, देखो 5 5 10 5 15 15 15 और हमारा 15 6 21 और 21 1 22 22 और 1 23 और 23 का डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम क्यों निकाल रहा हूँ? ताकि थोड़ा सा आपको मैं एक तरीके से बता सकूँ कि डिजिटल सम निकालते कैसे हैं। हालांकि मुझे बहुत पहले आंसर यहीं से दिख रहा है दूर से कि मेरा आंसर क्या है, बट फिर भी डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़कर एक तरीके से जो है यहाँ पर एक जगह पे लेके आना। ठीक है, विनीता जी ने सुपर चैट किया है और कहा कि लोहरी दिया, लख लख बधाई है सर जी। आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी हैप्पी लोहरी। ठीक है, आप यहाँ पर जो है सभी बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से जो है आज रात को अपना लोहरी मनाएं और जीवन में आप सभी के ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बहुत कामयाब बने आप जीवन में। तो डिजिटल सम हमने निकाला। देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डीएस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा समय लेके वक्त लेके, ताकि कभी भी इन फ्यूचर लगा सको। तो सबको जोड़ के आया 1, सबको जोड़ने पर आया 2, सबको जोड़ने पर आया 6, सबको जोड़ने पर आया 5। अब मुझे भी यहाँ सबको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। आप बताओ 5 में कितने भी जीरो जोड़ो तो 5 ही आना है। ठीक है, 3 2 5 और 1 यहाँ कितना हो जाना है? 6 हो जाना है। और यहाँ 8 और 1 9, 9 को कभी काउंट करते हैं? नहीं करते हैं, तो नीचे कितना आना है? 2। ठीक है, 6 का 5 गुना 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि नीचे कभी भी हम यहाँ पर 1 बनाएं। ठीक है, तो नीचे 1 बनाने के लिए आप सोचिए 2 को किससे गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 5 से। 2 को किससे गुना करेंगे? 1 आएगा तो 5 से, यानी नीचे भी 5 से गुना करो और यहाँ पर ऊपर भी 5 से। तो 5 × 3 यहाँ हो गया 15 और नीचे यहाँ पर हो गया 1। 15 का मतलब हो गया हमारा 6, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन में अगर यही चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती, बहुत ही फास्ट वे में लगाते, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में, तो मुझे लग रहा है 3 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते। अभी थोड़ा बच्चे हैं आप लोग, थोड़ा एक एक चीज़ों को अभी समझने में समय लगेगा, लेकिन हाँ ये बहुत फ़ायदा करेगा। फ़ायदा कैसे सवालों में करता है? फ़ायदा कुछ इस प्रकार के सवालों में करेगा पेपर में, जहाँ पर आपको ऐसा दे देगा 4937 का होल स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर 146,973 को गुना करने के बाद जो है अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 13245 के साथ या 65 के साथ, और ऐसे करके हमारे यहाँ पर मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा। यकीन मानिए आप परीक्षा में इस सवाल को जो है मल्टीप्लिकेशन से तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर ऊपर का डिजिटल सम निकालिए, नीचे का निकालिए, पूरा एक फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन का निकालिए और अपने क्वेश्चन और अपने आंसर को जो है वो मैच करने की कोशिश करिए कि दोनों में डिजिटल सम किसका सेम है। अब जैसे यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ डिजिटल सम लगा के आपको आज की क्लास में डिजिटल सम भी लगे हाथ सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना महाभारत बैच जय हो। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे इस महाभारत बैच में हर अस्त्र हर शस्त्र यहाँ पर तो हमारे पास नहीं, लेकिन हर कंसेप्ट को जो है मैं आपको ज़रूर सिखाने वाला हूँ। एक बात, महाभारत बैच का जयकारा ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस महाभारत बैच से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो महाभारत बैच की जय हो करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप लोग लिखिए। डिजिटल सम कब नहीं लगता है वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। एक कलम को 15% के लाभ पर 28.75 में बेचा जाता है। यदि इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ परसेंट जो होता वो हमारा कितना होता? लाभ जो यहाँ पर जो है परसेंट होता वो हमारा कितना होता? बताइए। कितना आसान सवाल है, छोटू सवाल है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15% का हो रहा है। अगर मैं उसे इतने में बेचूं तो मुझे कितने का होगा? मन में इच्छा होती है ना, आप भी दुकानदारी चलाते हैं। ठीक है, देखो मेरी जयकार मत करो, मेरी जयकार नहीं करनी है, महाभारत बैच की जयकार हम लोग करेंगे, क्योंकि इस बैच से जो है हम भी आपसे जुड़ पाएंगे और हम भी यहाँ पर कई सारे इंस्पेक्टर्स बनाएंगे और आप भी यहाँ इंस्पेक्टर बनेंगे। तो दम इस बैच में है, ये बैच आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और ये फ्री बैच है, यहाँ से बहुत ऊपर आप जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, लाइक करते रहेंगे दोस्तों वीडियो को। आज हमारे साथ बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हैं, 6,500 से ऊपर हमारे साथ लोग हैं। ठीक है, जिनके आंखों में एक प्यारा सा सपना है आगे बढ़ने का। इसी तरीके से वीडियो को आप हर जगह शेयर करते रहिए ताकि आपके और दोस्त जुड़ पाएँ। तो जैसे मैंने कहा कि आप दुकानदारी चलाते हैं तो जैसे मानिए एक हमारा मुन्ना है
और मुन्ना यहाँ पर जो है किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचता है, तो वहां पर ये सोचता है कि यार हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो मुन्ना के मन में वहीं पर तमन्ना जागता है कि भाई अगर मैं इसको 120 के जगह पे 130 में बेचूं तो मेरा कितने का प्रॉफिट होगा। वहीं बैठ के दुकान में ये जो है अपना दिमाग लगा रहा है, 130 के जगह इसमें वस्तु को 140 में बेचूं तो हमारा कितने का प्रॉफिट होगा, 150 में बेचूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? तो जैसे मुन्ने के इसी सवाल का जवाब हमारा कैसे होता वो समझिएगा। मुन्ना ने यहाँ पर जब वस्तु को 120 में बेचा था तो यहाँ 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ कहा गया कि अगर 130 में बेचेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मुन्ने को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो 120 उसने यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया 120 को बेचने पे इतने % का प्रॉफिट, तो 130 में हमारा क्या रहेगा हिसाब किताब बताइए। ठीक है, ये हमारा 120 क्या है? तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमारा 120 क्या है? विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी कभी भी हम 100% के सामान को 120 में बेचते हैं, 100% के सामान पर 20% का लाभ, तो हम बेचेंगे कितना में? 120 में। तो आप ऐसे समझ लीजिए सर, ये जो दिया गया है ना 120 हमें दिया गया है और हमसे पूछा 130 का है, तो 120 को जब हम आर्टिकल पे बेच रहे हैं तो हमसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसी को अगर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें तो हम क्या कहेंगे, 120 को बेचने पे 20% का प्रॉफिट, यानी ये 120 कितने % के बराबर है ये बताना। तो 120 जो है वो हमारा 120% के बराबर है। क्यों? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 100% का सामान, 20% का प्रॉफिट, यानी ये 120% के बराबर है। तो 120 रुपये 120% के बराबर, 1 रुपये जो है वो हमारा 120 बटे 120 यहाँ हो जाएगा, 120% बटे 120 रुपये हो जाएगा। तो कल के दिन भविष्य में अगर मान लीजिए मुझे 130 रुपये का पता करना होगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 120% जो है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि सर 120 रुपये 120% के बराबर, तो 130 रुपये हमारा कितने के बराबर होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यानी कितने के बराबर? 130% के बराबर। और 130% का मतलब क्या हो गया? 30% का प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सवाल देखेंगे तो किसी वस्तु को मैंने यहाँ पर इतने रुपए में बेचा 28.75 में, और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितने का? 15% का। यानी अगर मैं किसी आर्टिकल को 15 के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो 100% के सामान पर 15% का प्रॉफिट, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 115%। और ये 115% की वैल्यू हमारी कितनी है? तो ये 115% की वैल्यू हमारी 28.75 है। यहाँ हम उल्टा भी कह सकते हैं कि इतने रुपए हमारा इतना % के बराबर है। मुझे पता कितने का करना है, तो मुझे यहाँ पर 25.75 का मान पता करना है। ये अगर 100 से ज़्यादा आया तो जितना ज़्यादा आया उतने का प्रॉफिट, और जितना कम आया हमारा उतने का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ देखते हैं कुल मिलाकर, तो हम यहाँ पर दशमलव से यहाँ दशमलव को हटा सकते हैं। अगर हम 25 से काटना चाहें तो 25 का 1 गुना 25 हो चुका है, 37 यानी 25 का 1 गुना इतना 12 यानी 5 बार में, और 25 से अगर हम काटे तो 105 बार में जा सकता है, और अगर हम 5 से काटे तो 23 बार में जा सकता है, 5 से काटे यहाँ पर तो 21 बार में जा सकता है, 23 से हम काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और यहाँ 21 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 105%, यानी ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कैलकुलेशन में? एक बार हम लोग देखते हैं, हमने सही काटा है। 25 का 1 गुना 25 37, एक बार में 125 5 बार में, 25 से कम, अच्छा 103 होगा ना, यहाँ पे 103 होगा, 25 से 1 75 होता है, ठीक है यहाँ पर, और 115 से पूरा का पूरा 115 चला जाएगा, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 103% का। तो 100% से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3% का प्रॉफिट। अगर ये 100% से कम होता तो हम उतने का लॉस बोलते। जैसे मानो यहाँ 96% आता तो बोलते 4% का लॉस हो गया, 97% आता तो बोलते 3% का लॉस हो गया, 105% आता तो बोलते 5% का हमारा प्रॉफिट हो गया भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सीजीएल मेंस 2022 का।
था। ये सवाल देखिए ज़रा क्या कहा है सवाल में आपसे। क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि अगर हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो लगभग हमें 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे जब इस वस्तु को इतने में बेचा गया तो 10% का लाभ, यानी ये कितने परसेंट का मान है, तो ये हमारा 110% का मान है। 110% का मान हमारा कितना है, 2200 है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 110% का मान हमारा 2200 रुपये है। सर 110% का मान हमारा 2200 है, हमें पता करना है 2600 रुपये का जो वैल्यू है वो कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, 2600 से मेरे भाई गुना करेंगे। बहुत आसान तरीके से 0 से 0 खत्म, 22 से हमारा 5 बार में जाएगा और 26 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। आप मुझे बताइए 100% से ये कितना ज़्यादा है, 30%, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। और डी जहाँ तक हमारा शब्द आया है तो मुझे जल्दी से बताओ डी से यहाँ पर जो है क्या क्या वोकैब हम याद कर सकते हैं, बताइए सर क्या याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या, अच्छा डिम्पल, ये है ना आशिकी में ही चूर है भाई साहब, मतलब डिम्पल, कैसा नवा, यही सब बातें होती है ना फोन पे रात में, है तुम्हारे डिम्पल बहुत अच्छे हैं। पक्का आशिक हो चुका है हमारा ये। इसका जो है ना एक बार सर्विसिंग बढ़िया वाला करना पड़ेगा। कल मिलो हमसे अकेले में, तुम हम बताते हैं तुम्हें। हाँ तो बताइए यहाँ पर डी से जो है हमारा बहुत अच्छा शब्द हो चुका है। एक हो चुका है यहाँ पर डोंट, ठीक है, और एक हमारा हो जाता है, हम कह सकते हैं डोंटलेस कह सकते हैं। डोंटलेस का मतलब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, डोंटलेस का मतलब यहाँ पर होता है फियरलेस होता है, दुनिया में यहाँ पर जिसको किसी से डर ही ना लगे। ठीक है, और डोंट का मतलब क्या होता है, डराना, धमकाना, डराना, एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो डोंट का मतलब क्या होता है, डराना। डॉन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डराता है, धमकाता है, डोंट करता है, दबा के रखने की कोशिश करता है। और आप कहते हैं हम तो डोंटलेस हैं, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को इंस्पेक्टर बनने का बहुत शुमार छाया हुआ है। कभी आप इंस्पेक्टर बन के जाओ और जब कमिश्नर आपकी डांट लगाएगा ना तो पता चलेगा आपको, फिर सारी डोंटलेसनेस वहीं निकल जाती है। ठीक है भाई, दबंग बिल्कुल भैया। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कुछ इस प्रकार के भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, कुल मिलाकर हमें कितने का प्रॉफिट होने वाला है। तो हमने यहाँ पर कहा, अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें साइड में है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करके बताओ यहाँ पर और कमेंट करके कि सर ऐसा ही सेशन होना चाहिए। देखो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो मैं जो है यहाँ पर देखो मैं कई सारे बैचेस पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पता है। आप मेंस वालों से पूछो बैच का, हमेशा परफेक्ट रिपोर्ट मिलेगा, एकदम इतने सेटिस्फाई, इतने खुश, इतना मज़ा ज़बरदस्त कि सर मज़ा आता है, जहर क्वेश्चंस, खतरनाक क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस लगा के। आप यहाँ प्री वाले बैच से पूछ कर देखो, मतलब जो हमारे चैंपियंस बैच चलते हैं प्री प्लस मेंस, उसका भी खतरनाक रिपोर्ट आपको मिलेगा। अब यूट्यूब पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से बोलेंगे सर प्री लेवल के क्वेश्चंस लाइए, मैं वो करवाऊंगा। प्री प्लस यहाँ जो है थोड़ा सा मॉडरेट अगर आप रखिए तो वो होगा, और एक अगर सिर्फ टफ रखिए सर तो मैं टफ भी कराऊंगा। लेकिन जो कंसेप्ट क्लैरिटी की बात होती है वो यहाँ से होती है, और दिमाग जो खुलता है वो मेरे भाई यहाँ से खुलता है। इसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है जब आपकी तैयारी हो चुकी होती है। शुरू शुरू में जो आवश्यकता रहती है वो ईजी प्लस मॉडरेट की रहती है। इसलिए मैंने जो है आपसे सोचा है कि जो महाभारत बैच होगा उसमें अगर 10 सवाल हैं तो 10 में हमारे जो 7 सवाल होंगे, सॉरी 6 सवाल होंगे ईजी, 3 सवाल होंगे मॉडरेट, और एक क्वेश्चन हम टफ रखेंगे, ताकि इस तरीके से जो है आपकी अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी हम यहाँ पर सिखा पाएँ। तो बताइए मज़ा आ रहा है। साथ में एक और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप लोग कि जो है आप और क्या क्या चाहते हैं, ताकि हम आपकी बातों को और समझ पाएँ। तो सवाल देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और बाकी यहाँ पर किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो भैया हमारा टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप भी है। पूरे भारत में आप लोगों के आशीर्वाद से
पूरे एजुकेशन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डाउट ग्रुप है, ठीक है, जो आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से बन पाया है, क्योंकि कोई भी डाउट ग्रुप ऐसा नहीं है भारत में जहां पर 40,000 प्लस जो है मेंबर लाइव जुड़े हुए हैं। चैनल अलग होता है, मैं आपको पहले भी बता दूं, चैनल अलग होता है। बहुत बच्चे आधी अधूरी बात सुनते हैं और कमेंट करना शुरू कर देते हैं और अपने अधूरी ज्ञान का प्रदर्शन दिखाते हैं। चैनल में और ग्रुप में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरे पास भी चैनल है जिसमें 3 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, लेकिन मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं जहां लाइव मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, जहां पर आपकी समस्या का समाधान होता है। तो अगर आपको गणित में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। वहां किसी भी तरह का कोई भी डाउट भेजेंगे अपने करियर से संबंधित, भविष्य से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो वहां एक से एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो आपका एक तरीके से बेनिफिट ज़रूर करेंगे, आपको यहाँ जो है वो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगे। और अभी उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारा 70 आर्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल के, तो यहाँ पर जो है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो हमारा कितने का होगा, हमसे पूछा गया। हमने कहा ठीक है सर, 0 से हम यहाँ पर 0 काट लेंगे, ये हमारा CP हो चुका है और ये हमारा SP हो चुका है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7, यानी CP SP का रेशियो हमारा कितने का हो गया, 4 और 7 का। तो मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉफिट का जो हमारा परसेंट है कितने का होगा। तो 4 के सामान को 7 में बेचा जा रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, 3/4 इंटू 100%। अगर हम 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 75% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्या कहा है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा। यानी यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आपको लगेगा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये अभी इसी साल मेंस में आपको पूछा गया है, यानी पिछले जनवरी में जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने यहाँ पर टैग भी लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, 7 आर्टिकल का जो है हमारा सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, कह सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं तो SP और हमारा CP, SP बट्टे में CP बराबर हो जाएगा 8 बट्टे में 7 के, जिसके सामने जो होता है वही उसकी मान होती है बच्चों। तो यहाँ पर CP के सामने 7 है यानी 7 इसका मान है, SP के सामने 8 है यानी 8 इसका मान है। यानी मैंने किसी वस्तु को खरीदा 7 में और बेचा मैंने 8 में, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा। कितने का मुझे प्रॉफिट होगा, 1 का, और कितने के ऊपर होगा, 7 के ऊपर, इंटू हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। 1/7 इंटू 100% जो होगा वो हमारा कितना आंसर होगा, तो 1/7 मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, 14.29% के करीब में आंसर जाता है, यानी ये हमारा 14.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चूंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी आया है तो अब राउंड है बी से एक बहुत ही अच्छे वोकैब बताने की। देखते हैं हमारे मुन्ने को कितना बढ़िया वोकैब याद है। बैम्बूजल, फिर से भाई साहब, वाह खतरनाक हो यार तुम, बहुत अच्छे। चलो बैम्बूजल का मतलब भी बता दो अगर पता है तो, हैं, बहुत अच्छे। देख रहे हैं इनके शब्द ऐसे निकल रहे हैं ना आज। भाई सुनो, जाओ आज मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। ठंडा पानी लेना, आराम से 2 बाल्टी गिराओ, थोड़ा दिमाग को शांत करो, ज़रूरत ना पड़े ना तो आराम से इस संडे ट्रिप बनाते हैं अपन, हम और आप। कहाँ चलेंगे पता है, माउंट एवरेस्ट पे, और ज़रूरत पड़े तो हिमालय पे भी चलेंगे और शिव जी से मिल के आएंगे। आराम से प्रभु थोड़ा शरणों में लीजिए, और हमारा लड़का आउट ऑफ ट्रैक जा चुका है, इसको थोड़ा सही करिए, ठीक है। तो बैम्बू जल यहाँ पर हो गया, देख लीजिए स्पेलिंग में सही लिखे हैं मालिक, हाँ देख लीजिए। बैम्बू जल इज अ वेरी गुड वोकैबुलरी, पेपर में हमारा पूछा जाता है। अब ये बैम्बू जल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बैम्बू जल अगर आप याद कर रहे हैं तो एक और शब्द आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, वो है हमारा हुडविंग, ठीक है। यहाँ पर हुडविंग भी बहुत अच्छा शब्द है। बैम्बू जल हो गया, हुडविंग हो गया नहीं। यहाँ पर एक और शब्द हो गया हमारा जिसे हम कहते हैं कौन, ठीक है। कौन की बात यहाँ पर करते हैं। ये 3 शब्द ऐसे हो गए जो तीनों के तीनों यहाँ पर धोखा देने के बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम डाउट ग्रुप का लिंक हमने डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। सभी उस लिंक को कॉपी करके कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए,
ठीक है, ताकि बाद में आप उससे जुड़ पाएं। अभी ज्वाइन कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बैम्बू जल हो गया, हुडविंक हो गया और यहाँ पर कौन हो गया। तीनों का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, जो धोखा देता है। ऐसे याद कर लीजिए यहाँ पर कि जो बम्बू को जो है यानी यहाँ पर बांस को जल में छुपा के रखता है, घर में नहीं रखता है। हमें ज़रूरत पड़ी, हमने कहा यार देखो हमारे दरवाजे पर शादी है, टेंट लगाना है, बम्बू चाहिए ताकि यहाँ पर जो है वहाँ पर टेंट वेंट लगा सकें। वो जाके यहाँ पर जल में छुपा के चलाया, तालाब में छुपा दिया, कहता है ही नहीं। तो बम्बू जो जल में छुपा दे वो कैसा पर्सन है, बैम्बू जल पर्सन है, धोखेबाज पर्सन है, बिगाइल है भैया। ठीक है, हुडविंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हुडविंग का मतलब यहाँ पर होता है जो हुड पहन कर देखते हो, साइबर क्राइम वाले जितने भी होते हैं जिनका उनका लोगो बना होता है, हुड होता है और चेहरा गायब होता है। ठीक है, एक तरीके से तो जो हुड पहन ले, जो मास्क पहन ले एक तरीके से, वो क्या कहेगा तो हमेशा धोखा ही देगा। सही इंसान तो खुलेआम अपनी पहचान बता के चलता है। जो चोर होता है, जिसके मन में चोरी होती है, जो धोखा देने वाला होता है, वो क्या होता है, हुडविंक होता है। तो सर आपका प्यार भी हो गया, सर आपका धोखा भी हो गया। अब ब्रेकअप से भी आगे कुछ लेकर आएंगे आप सर, पेश करेंगे? वो भी सर थोड़ा सा कुछ बता दीजिएगा। ठीक है, और कौन का मतलब भी होता है यहाँ पर ठग, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठग भी हमारा हो गया यहाँ पर। ठग भी बहुत अच्छा शब्द है अगर आपको पता हो तो। एक हमारा कौन का मतलब हो जाता है ठगी, और अगर हम बात करते हैं कौन मैन, तो कॉनमैन जो हो जाता है यहाँ पर उसे हम कहते हैं ठग। अगर आपको पता होगा तो भारत के सबसे बड़े जो ठग हैं उनका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पर, अगर आपको छोटी सी केस अगर हम इसको बता दें तो शायद आप लोगों को पता नहीं, भारत के सबसे बड़े कॉनमैन कौन है, तो उनका नाम यहाँ पर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, नहीं नहीं, सबसे बड़ा ठग कौन है यहाँ पे, तो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हैं। यकीन मानिए 2 से 3 बार ये ताजमहल बेच चुके हैं, 2 से 3 बार ये लाल किला बेच चुके हैं, और एक बार तो पूरा का पूरा सांसद अलॉन्ग विथ 545 मेंबर्स इन्होंने बेच दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपना गुरु किसको मानते थे, तो विक्टर लस्टिक को मानते थे। विक्टर लस्टिक ने भाई साहब एफिल टावर बेच दिया 2 बार में। नकली कागजात बनवा के बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन लोगों ने बेचा है। बाकी आप इनके बारे में अगर जो है सही तरीके से सर्च करेंगे विकीपीडिया पे तो मुरा मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद के घर के बगल में ही रहते थे, बिहार के ही थे ये, वहीं पे सिवान शायद। ठीक है, और वहीं पर जो है उनका नकली साइन बना के, जब राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उनका नकली साइन बना बना के ये सारा जो है हर कुछ बेच देते थे। ठीक है, तो ये भी पेपर में कई साथ पूछा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जिन्हें हम नटवर लाल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल 20 अप्रैल 2022 का, पिछली बार का क्वेश्चन। अ फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब मैं आपको हमेशा एक छोटी सी बात बोलूंगा, पीछे के 2 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए ना, अगर ऐसे सवालों को आपको शॉर्ट में करना है तो मैं एक और काम यहाँ कह सकता हूँ कि देखो, जो हमेशा जिसके साथ होता है वो दिखता तो है कि उसके साथ है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप अगर यहाँ देखिए तो सेलिंग प्राइस के साथ 7 था, सेलिंग प्राइस के साथ में जो है 7 लगा हुआ था, और कॉस्ट प्राइस के साथ में 8 लगा हुआ था, लेकिन कॉस्ट प्राइस ने ये 7 को उठाया, सेलिंग प्राइस ने 8 को उठाया। मतलब जो कॉस्ट प्राइस के साथ है वो हमारा सेलिंग प्राइस का मान बन चुका है, और जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो हमारा कॉस्ट प्राइस का मान बन चुका है मेरे भाई। यानी डेटा इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप अपना एक स्टेप, एक लाइन और बचा सकते हैं। आप यहाँ सीधा ऐसा कह सकते हैं कि सर देखो बात ऐसी है, पहले तो इन दोनों का रेशियो देख लो, 5 से कटेगा 16 बार में, और 5 से कटेगा सर यहाँ पर कितनी बार में, 19 बार में। ठीक है, तो मैंने वही कहा यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस के साथ 19 लगा है और सेलिंग प्राइस के साथ 16 लगा है, यानी कॉस्ट का मान कितना है, तो 16। यानी मैंने सामान को खरीदा कितने में, 16 में, और मैंने बेचा कितने में है, तो 19 में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 16 रुपए के सामान को 19 रुपए में बेचा गया है। फायदा हमारा कितने का है, तो फायदा हमारा 3 का है। कितने के ऊपर है, 16 के ऊपर है। 3/16 इंटू 100% जो है हमारा सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1/16 को लेकर, तो 1/16 हमारा कितना होता है, 6.66% हम कह सकते हैं। ये तो मेरे भाई 3/16 है, तो 3/16 हमारा कितना हो जाएगा, इसी का 3 गुना, यानी लगभग लगभग अगर आप बात करेंगे तो इसका 3 गुना 6.6 का 3 गुना 6 का 18, 19 दशमलव यहाँ पर जो है 8 के करीब में जाएगा। यानी आप 20% का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, 18.75, सॉरी, 1/16। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर उतना झंझट नहीं पालना ना, तो ऐसे कर लो, यहाँ पे लो, आप यहाँ 4 से 4 बार में काटो और 4 से 25 बार में काटो, 75/4 आपका आ जाएगा। आप इसे और आसानी से आंसर दे पाओगे। 4 का 8 गुना 72 हो गया, 3 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 30 4 28 4
यहाँ पर इस तरीके से कर पाओगे। और 1/16 जो होता है ना भाई वो 6.25 होता है, माफ़ करना 6.25 होता है। कितना होता है 6.25, तो 6.25 होता है तो 3/16 हमारा कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी 18.75 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL 24 मई 2022 का क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है। अ मैन परचेस्ड अ सेल फोन फॉर ₹24,500 and sold it at a gain of 12.5% calculated on selling price. The selling price of the cell phone is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन को खरीदा है और इस पर विक्रय मूल्य की गणना किए बगैर 12.5% का लाभ पर बेच दिया है। यानी देखो क्या होता है, आप एक छोटी सी बात समझिए, आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पर भी होता है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर भी होता है। सारी बातें आपको समझनी है। कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट अलग रहता है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट अलग रहता है। समझ रहे हैं बातों को, यहाँ पे दोनों हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं ठीक है, कि जैसे मानो मुझे 20% का यहाँ पर क्या हुआ है, तो 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन ये जो मेरा लाभ हुआ है अगर कॉस्ट प्राइस पर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा 20% का मतलब यहाँ पर 1/5 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं CP और ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो 20% का प्रॉफिट हो चुका है हमारा किस पे, तो 20% का प्रॉफिट अगर मान लो यहाँ SP के ऊपर हो चुका है तो हम बोलेंगे ये 20% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। जब हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होगा तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। और जब यही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर होगा तो नीचे वाला वैल्यू विक्रय मूल्य हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा लाभ हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर तीनों का रेशियो लिखना पड़े, कल के दिन भविष्य में यहाँ पूछा जाए कि आप अपने CP और SP का यहाँ रेशियो बताइए, CP SP का रेशियो कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, खरीदा हमने 5 में था, 5 में 1 का फायदा तो हम बेचेंगे कितने में, 6 में बेचेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। लेकिन अगर वही चीज़ यहाँ कह दिया जाए कि आप यहाँ पर जो है CP और SP का रेशियो बताओ मेरे भाई, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे सर देखिए बेचे हम कितना में है, तो बेचे 5 में है। और आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचते हो और 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1 रुपये का प्रॉफिट होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप क्या कह सकते हो, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर खरीदा हमने कितने में होगा, तो खरीदा हमने 4 में होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आज 5 रुपए में बेच रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार मुझे 1 रुपये का फायदा हुआ है, यानी मैं खरीदा कितने में था, तो 4 में था। यानी ये दोनों रेशियोज अलग होते हैं, दोनों के दोनों वैल्यूज अलग होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि हमने इतने रुपए में सेलफोन खरीदा है और इस पे विक्रय मूल्य की गणना पर 12.5% के लाभ पर बेचा है। सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल, तो हमें जो गेन हुआ है इतना हुआ है और वो भी किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यानी जो है हमें प्रॉफिट हुआ है और वो भी 12.5%। लेकिन ये 12.5% जो हुआ है वो हमारा सेलिंग प्राइस पर हुआ है भाई। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी ये जो 8 होगा ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा और ये जो 1 होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो कायदे से हमारा CP कितना हो जाएगा, तो अगर हम CP की बात करेंगे, किसी वस्तु को 8 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ है, तो CP हमारा कितना, 8 - 1, यानी CP हमारा 7 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन में आप अगर देखिए तो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो मैं बार बार कह रहा हूं परचेज हमने कितने में किया, तो परचेज हमने 24,500 में किया है। परचेज हमने कितने में किया है, तो 24,500 में किया है। यानी ये 24,500 हमारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है, यानी हमारा 7 का मान है। और हम बेचेंगे कितना में, तो हम बेचेंगे मेरे भाई 8 में, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 7 का 3 गुना 21 और 7 का 5 गुना 35, 3500 × 8 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 × 25 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 28,000 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब तक बुक आएगी मार्केट में, जल्दी आ जाएगी। देखो प्रशांत सर की किताब आ गई कि नहीं आ गई बताओ, अपनी भी जल्द आने वाली है, ठीक है। चलो, और आज तो मेरे भाई कुछ लोगों को जो YouTube चैनल चलाते होंगे बहुत सारा कंटेंट उन्हें मिल चुका होगा। मैं अक्सर यहाँ देखते रहता हूँ, जब मैं रात को जाता हूँ फ़ोन चलाने, मैं देखता हूँ कई सारे चैनल बन रखे हैं, ठीक है, जो YouTube पर हमारी वीडियो बना रहे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा लगता है। हालांकि मैं पहले बता दूं हमारे चैनल्स नहीं हैं खुद के, कि आप ये सोचो कि सर ये आपका खुद का चैनल है, तो नहीं। कई सारे चैनल्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, अच्छा स्टूडेंट ही हैं, उनसे उनका थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग आता है वो अपना पढ़ाई उससे कर पाते हैं, अच्छा लगता है।
तो आज आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल चुका है, कॉमेडी का भी कंटेंट मिल चुका है, ठीक है vocab का भी कंटेंट मिल चुका है, शायरी भी मिल चुका है। आराम से वीडियो डालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, और मैं कभी किसी को मना नहीं करता, कोई भी अगर मानो कोई भी छोटी क्लिप निकाल के बनाना चाहता है वीडियो आराम से, तो आप बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ, उससे जो भी अर्निंग है आप उससे अपने पढ़ाई में खर्च करो। लेकिन हमेशा जीवन का मकसद यूट्यूब ही मत रखना, उससे बेहतर उस रिसोर्स को यूज़ करके अपने भविष्य में लाके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, और फर्जी चीज़ें कभी मत करना कि यहाँ पर फोटो किसी और के साथ लगा दी और यहाँ पर जो है टकरार दिखा दिया और पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, ऐसे काम मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ, ये मेंस 8/8/2022 का, यानी इस साल जो मेंस हुआ है ना, देखो मैंने जनवरी वाले मेंस का भी एक क्वेश्चन करवाया और अगस्त वाले मेंस का भी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या कहा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ 20% का है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना ये सेलिंग प्राइस पर है, तो वास्तविक जो लाभ होगा वो क्या होगा। अब आपके मन में इच्छा है यार वास्तविक लाभ क्या होता है। वास्तविक लाभ का मतलब अगर यही लाभ आपको कॉस्ट प्राइस पर मिला होता तो कितने का होता, उसको हम वास्तविक लाभ कहते हैं, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। तो अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितना है, 20% है, और ये 20% हमारा किस पे है, तो सेलिंग प्राइस पे है। जनाब इस 20% की बात करते हैं तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। ऊपर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हैं। फिर वापस से अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, 1 रुपए के सामान का प्रॉफिट है 5 रुपए के ऊपर, 5 - 1, यानी हमने खरीदा कितने में है, तो खरीदा हमने 4 रुपए में है। अब सवाल में अक्सर देखा करो, दिया क्या है, पूछा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना, 2800 रुपये, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये जो कॉस्ट प्राइस 2800 रुपये है ये हमारा कितने का मान है, तो हमारा 4 का मान है, और हमें पता क्या करना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वास्तव में उस पर्सन को लाभ कितने का हुआ है, तो कितने रुपए का हुआ है, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो 1 का मान पता करना है भाई। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 700 बार में काटेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी से एक प्यारा सा शब्द और हम जानते हैं, चलो बी सी डी बहुत देख लिया, कुछ ऐसे शब्द जानते हैं ना जो ना ए से है, ना बी से है, ना सी से है, ना डी से, किसी और तरीके से, ठीक है। जैसे मानो कोई अच्छा शब्द वोकैब हो गया अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा सा वोकैब है आपका ये यूथेंसिया। अगर यूथेंसिया के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसे स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वीट पॉइजन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यानी यूथेंसिया एक ऐसी जहर है पूरे दुनिया में, विश्व में, यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में, कि बस आप इसको जीभ पर रखेंगे ना, टंग पर रखेंगे ना, वहीं पर आपका मामला रफा सफा हो जाएगा। अब आप बोलोगे हमें चाहिए, किस लिए, खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए, मिलेगा ही नहीं भाई साहब, आपको ऐसी चीज़ें जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो यूथेंसिया इज़ अ वेरी गुड वर्ड, इसे स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है, वन वर्ड में के तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। डैश इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन, तो हम वहाँ कहेंगे यूथेंसिया सर, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने 10,000 लाइक नहीं किया, लग रहा है कि ट्रिक में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो 10,000 लाइक वर्ड जो है थोड़ा सा करके दिखाओ एक बार, ठीक है। तो और हम बढ़िया बढ़िया जो है आप लोगों को वोकैबलरी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको सेलिंग प्राइस के 15% का नुकसान होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु को 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ये आपके सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना थोड़ा 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 जो है वो आपके लेवल को बढ़ाते चलेंगे और आप ही से इजी मॉडरेट टफ सभी सवाल को बनाते चलेंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या कहा है, मैंने यहाँ पर किसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, 640 में, और मुझे यहाँ पर क्या होता है 15% का नुकसान होता है, लेकिन उसके सेलिंग प्राइस पर नुकसान होता है। किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर नुकसान नहीं है, सेलिंग प्राइस पर नुकसान है। तो मुझसे यहाँ क्या कहा गया है, एट व्हाट प्राइस, ठीक है, शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी अगर उससे 15% का लाभ कमाना है लेकिन अपने क्रय मूल्य पे कमाना है, वो कितना
कितने बेचेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे पता है, आप यहाँ ऐसे बोलो कि सर मानो उसका सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो उसका सेलिंग प्राइस SP1 जो है हमारा मान लो सर 100 है। हम कुछ ऐसे कहते हैं जैसे मानो सर SP1 हमारा कितना है तो 100 है। ये व्यक्ति जो है किसी आर्टिकल को इतने में बेचता है तो 15% का नुकसान होता है सेलिंग प्राइस पे, यानी इस पर 15% का नुकसान है। इस पर 15% का नुकसान का मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है तो 85 रुपए है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 100 पर 15 का नुकसान यानी 85 यूनिट है। आप ऐसे समझ लो कि सर अगर सेलिंग प्राइस 100 यूनिट होता तो उस पर 15 का नुकसान यानी हम कितने में खरीदे हैं तो हम 85 में हमने खरीदा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कहा गया है कि मैं इसको कितने में बेचूं, यानी मेरा SP2 क्या होना चाहिए, मेरा SP2 यहाँ क्या होना चाहिए कि मुझे इस पर कितने का प्रॉफिट हो तो 15% का प्रॉफिट हो। कोई बात नहीं, हम बहुत आसानी से यहाँ सवाल को देखेंगे। पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो देखो SP2 हमारा क्या होने वाला है, तो SP2 की अगर हम बात करेंगे तो 85% के सामान को 15% के प्रॉफिट में बेचना है, यानी बोलोगे सर 85 को आप जो है 115/100 में यहाँ बेचोगे, ये हमारा SP2 आ जाएगा भाई, कोई टेंशन की बात है। हालांकि मैं उस शब्द को एक लाइन में लिख दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सारी बातें मैं बस आपको समझा रहा था। देखो कि अगर ये कीमत 100 की होती, इसमें 15% कम करते तो कॉस्ट प्राइस आ जाता, और अगर ये कॉस्ट प्राइस आ जाता तो इसको 15% ज़्यादा में बेचते, यानी इसको 115% में हम बेचते। उसी तरीके से अब हम सवाल को आते हैं। जब मैंने किसी वस्तु को कितने में बेचा है तो यहाँ 640 में बेचा है। ये 640 जो है ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस है। मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस अपने आप में कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस अपने आप में 100 रुपये है, मान लो यहाँ पे। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इससे 15% कम है। कहा तो है ना क्वेश्चन में कि सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना पर्सन लूजेस इतना % ऑफ सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ है हमारा 15% का। 15% का लॉस का मतलब -15/100, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा SP, इतने का हो जाएगा मेरा लॉस, यानी मेरा CP जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, अच्छा माफ करिएगा, CP हमारा 115 का हो जाएगा। CP हमारा कितने का हो जाएगा, 115 का हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मुझे किसी आर्टिकल पर 15% का लॉस हो रहा है और वो भी उसके सेलिंग प्राइस पर लॉस हो रहा है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, सारी बातें मैं दोबारा से बता रहा हूँ। लॉस 15% का सेलिंग प्राइस पे, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 15% ऑन SP, 15% ऑन SP, इसका मतलब हो गया 15/100 यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला हमारा क्या है तो सेलिंग प्राइस है, ऊपर वाला हमारा क्या है तो एक तरीके से लॉस है मेरे भाई। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, आप सोचो मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी मैंने खरीदा कितने में है, तो मैंने उसे खरीदा 115 में है। मैंने खरीदा कितने में है तो 115 में है। अब हम सवालों पे आते हैं। मैंने आर्टिकल को बेचा कितने में, 640 में, यानी ये 640 मेरा क्या था तो सेलिंग प्राइस था, यानी कितने का मान था तो 100 का मान था। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं यहां पर कितने में बेचूंगा, 115 में बेचूंगा। समझ रहे हैं? यानी जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस का मान था, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 115 से गुना करना पड़ेगा। अब मैंने 115 से गुना कर दिया तो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन क्या मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि आप इसे किस कीमत पर बेचेंगे कि आपको 15% का प्रॉफिट हो। अब मुझे बताओ, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी ये जो होगा हमेशा अपने आप का 100% का मान होगा, और मुझे इसको कितने में बेचना चाहिए कि 15 का प्रॉफिट हो, यानी 100 में 15 का लाभ, यानी मुझे इसको 115 में मेरे भाई बेचना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? चलिए अब याद करिए, मैंने आपको डिजिटल सम किस दिन के लिए बताया था, मैंने ऐसे ही दिनों के लिए बताया था जहां पर आपका कैलकुलेशन भारी भरकम हो जाए, जहां पर आप जो है एक तरीके से कैलकुलेट ना कर पाएं, जहां आपको समय ज़्यादा लग जाए। याद करिए डिजिटल सम। डिजिटल सम में नीचे कोई झंझट नहीं है, तो नीचे हमारा 1 रहेगा, 6 और 4 10, यहाँ पर 1 रहेगा, 5 और 6 और 1 हमारा रहेगा 7, और यहाँ 5 और 1 6 और 1 हमारा रहेगा 7। 7 का 7 गुना कितना हो गया, 49। 49 का मतलब डिजिटल सम कितना है, 4 है। अगर डिजिटल सम 4 है, सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम देखो यहाँ पे, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब डिजिटल सम 7 होता है, 8 2 10, ठीक है, 10 और हमारा 3 13, 13 का मतलब डिजिटल सम 4 होता है। अगर हम यहाँ देखें तो 6 3 9, 8 6 14 यानी 5 होता है, 6 4 यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10,
10 और 8 18, यानी इसका भी डिजिटल सम 4 आएगा। अब हमारे दो ऑप्शंस के डिजिटल सम 4 है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। आपको लग रहा है डिजिटल सम फेल हो गया, बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ, बहुत सटीक रहा हमारा डिजिटल सम। मैं बता रहा हूँ कैसे। मेरे पास ये भी सही है और मेरे पास ये भी सही है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों नहीं है। अब यहाँ पर हम कैसे कर लेंगे वो बताओ। आप जरा गौर से देखो ना, तो ये संख्या डिवाइड होगी जब यहाँ पर, तो दशमलव जरूर छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके सारे जीरो नहीं कटने वाले हैं, और सारे जीरो यहाँ पर नहीं कटने वाले हैं, यानी दशमलव जरूर बचेगा, और दशमलव जरूर बचेगा तो दशमलव के साथ वाला आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, बाकी आप बेसिक से यहाँ पर सॉल्व कर लेना, मना आपको किसी ने नहीं किया है। यहाँ पर जो है आराम से आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ? तो कितना आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि 15% का सेलिंग प्राइस पर नुकसान था, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 था तो 15 का नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 115 का जो दिया था वो सेलिंग प्राइस था, तो 115 से गुना कर दिया, कॉस्ट प्राइस आ गया, और कॉस्ट प्राइस का 115% निकालेंगे तो वो हमारा फिर से वापस से सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई। ठीक है, बाकी अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो लो यार, कैलकुलेट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर डिजिटल सम समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर 5 से जब काटोगे तो सर आपका 23 बार में जाएगा, 5 से आप काटोगे तो 20 बार में जाएगा। आप और काट लीजिए, 5 से यहाँ 23 बार में जाएगा, और 5 से जब आप काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से आप काटिए 16 बार में जाएगा। देखो एक जीरो बचा है तो पक्का एक दशमलव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप यहाँ कर लो 16, 23 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, तो 529 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 10। 16 नवा 144 का 4, 14 मन में रख लो, 16 दूना 32, 4 36, 46, 6 4 मन में, 16 85, 4 84, इतना डिवाइडेड बाई 10 यानी 846.4, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट वही बात है, हमारे तरीके अलग अलग हैं, हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे तरफ से आज के सेशन में इतना ही सवाल था, एक छोटू सा हमारा जो है वो प्यारा सा सेशन रहा। तो पार्ट नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा कि कितने तरह के क्वेश्चंस बने। अब प्रॉफिट लॉस यहीं पर खत्म नहीं होता है। आप लोगों की गंदी आदत पता है क्या होती है? पार्ट नंबर 1 में काफी सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर लाइव होंगे, सारे एकदम भागेंगे, भैया लगेगा इसे जैसे यही प्रॉफिट लॉस है। बट भाई कोई प्रैक्टिकली एक क्लास में प्रॉफिट लॉस पढ़ा सकता है, ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर कल का सेशन का वेट करना है जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होगा, और फिर उसके बाद एक और आ जाएगा पार्ट नंबर 3, यानी कुल मिलाकर जो है 3 पार्ट्स में हम जो है प्रॉफिट लॉस को खत्म करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है खत्म, पार्ट नंबर 2 और 3 बाकी है। फिर उसके बाद आपको लगेगा सर डिस्काउंट कहाँ है? डिस्काउंट का भी सेशन लेंगे यार, और एक क्लास में पूरा का पूरा जो डिस्काउंट है हम लोग वो भी खत्म करेंगे। अब महाभारत भी तो एक दिन में खत्म नहीं हुआ था, महाभारत भी तो कई समय कई महीनों तक चला था यहाँ पे, तब जाकर जीती गई थी जंग। तो इस बेरोजगारी के ऊपर जंग जीतना है तो एक दिन में नहीं जीती जा सकती है, वक्त लगेगा। आज आपने कुछ और कंसेप्ट सीखा, कल आप कोई और कंसेप्ट सीखोगे। सोचो महाभारत में क्या सारे के सारे कौरव एक ही दिन में मर गए थे, सारे के सारे लोगों का वध एक ही दिन में हो गया था, वक्त लगा था। ठीक है, वक्त लगा था कर्ण को जो है दुनिया से धारने में, वक्त लगा था यहाँ पर जो है ठीक है बाकी कौरवों को दुनिया से धारने में। तो उसी तरीके से यहाँ पर अच्छाई की जीत होगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, रोज समय देना पड़ेगा। जैसे पौधे को पानी देते हैं और दिन पर दिन वो बड़ा होता जाता है, फिर बाद में पेड़ लेता है रूप, और पेड़ का रूप लेके लोगों को छाया फल सब जो है वो पहुंचाता है। उसी तरीके से आपको भी वक्त लगेगा दिन पर दिन अपने आप को बनाने में। तो रोज हमारे साथ सेशन में जुड़े रहिए। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी वो कमेंट में बताना है, और लाइक करके आप बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लास कितनी बढ़िया लगी, क्या लगी। अपना जो सपोर्ट है वो लाइक के माध्यम से दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है कि क्लास में आप लोगों के, ठीक है, सोचकर इतने सारे क्वेश्चंस में सबको इकट्ठा करके लेके आना, उनको कंपाइल करना, तरीके से लेकर आना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ताकि हमारे बच्चों को समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, नहीं तो कैसे भी उठा के ला के दे देंगे ना, तो आपको बस लगेगा अच्छा परसेंटेज पढ़ रहे हैं, बट क्या पढ़ रहे हैं ना आपको मजा आएगा ना हमें मजा आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है लाइक अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे, मजा और आने वाला है हमारा। बाकी कल की अनाउंसमेंट आपने देखी है, हमारा जो नया बैच आ रहा है वो 16 तारीख से आ रहा है, एकदम फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए बिल्कुल। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो 16 जनवरी से जो है हमारा चैंपियन 7.0 बैच आएगा, जिसमें दोनों क्लासेस टाइम पर चलेगी। कोई भी स्टूडेंट अगर इस बैच में एनरोल करना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। जिस तरीके से मैथ स्पेशल बैच है उसी तरीके से आपका कॉम्बो भी है, चारों सब्जेक्ट का जबरदस्त और खतरनाक कॉम्बिनेशन। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप इसे लेते हैं तो यहाँ पर आपका ये भी हो जाएगा कि आपका जो 1100 का ऑफर मिल जाएगा, यानी 900 इंटू 4 सब्जेक्ट 3600 है, लेकिन आपको 1100 का ऑफर मिलके 2500 में मिल जाएगा। बाकी जो आपका ब्रह्मास्त्र हमेशा रहा है वो वीओडी बैच रहा है। ठीक है, मेरा तो मानना यह है कि भारत में हर बच्चे के पास लगभग वीओडी बैच होना ही होना चाहिए, रिकॉर्डेड बैच होना ही होना चाहिए। इसमें मैंने कंप्लीट जो है आपको पढ़ा रखा है अरिथमेटिक और एडवांस। एक मैंने और देखा कि बच्चों की ये थी कि सर वीओडी को अपडेट करिए, तो भाई आपको पता नहीं चल रहा है वीओडी पीछे से अपडेट हो रही है, चैप्टर वाइज मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे जाकर तो मैंने नया डीआई पढ़ाया है, अगर आप देखिए उसमें तो अभी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो इसमें नया अपलोड करूंगा। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बदल दिया, पूरा सिंपल इंटरेस्ट बदल दिया मेरे भाई। तो कई सारी चीज़ें इसमें अपडेट हो रही हैं, एक ही बार में पूरा बैच अपडेट नहीं होता है, धीरे 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 वर्क करके पीछे से चैप्टर्स अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब मैं आज आप लोगों को 5 मिनट जो है वो दे रहा हूँ आपके डाउट के लिए कि आप लोगों का डाउट क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं क्लास लेके चला जाता हूँ, बहुत सारे आप लोगों के डाउट आ जाते हैं। तो आप लोग तैयारी से संबंधित जितने भी डाउट हैं निश्चिंत होकर पूछिए। आज के सेशन का पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, तो हमारे दोनों टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल पे और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे। अब बताइए भैया, जितने भी डाउट है ना, आराम से तसल्ली से आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ, बताइए। ठीक है, 12.5% 1/8 कैसे आया बच्चे, इसके लिए आपको मेरी परसेंटेज की वीडियो देखनी पड़ेगी। परसेंटेज की वीडियो देखोगे तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है। ठीक है, बुक दे दीजिए, बुक बिल्कुल देंगे भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, एक अच्छी किताब आने वाली है 1 हफ्ते के अंदर में, बस इतना बोलूंगा। शायरी यार देखो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई शायरी याद है तो आप लिख दो, मैं पढ़ दूंगा, बस इतना कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, वीओडी बैच का प्राइस थोड़ा कम करो, आपका 2 महीने 3 महीने का रिचार्ज भी है ना मेरे भाई। देखो 1 महीने का रिचार्ज 200 से 250 रुपये का होता है, 3 महीने का रिचार्ज आपका कम से कम 750 रुपये का जाएगा, और वीओडी बैच 700 रुपये का है। 350 वीडियो मिल रहे हैं, 350 पीडीएफ मिल रहे हैं, सारी चीज़ें लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है आपको सर। रिचार्ज भी 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर तो पूरी ज़िंदगी भर का पढ़ने का है। ठीक है, तो कोई इतना महंगा नहीं, हमने एजुकेशन, पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे कम हमारी फीस है 700 रुपये में। एक क्वालिटी एजुकेशन अगर कोई प्रोवाइड करवाता है मैथ्स में ना, एक ही पर्सन है और वो मैं हूँ, नाम याद रखना आदित्य रंजन, बस इतना बोलूँगा। किसान परिवार से हूँ, दर्द समझता हूँ, इसी वजह से जो है यहाँ पर कभी उस तरीके से फीस का कभी नहीं रखा कि हाँ बहुत हाई फीस होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमें लूटना है बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, चलिए और बताइए भाई। सर इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, वो भी बताएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है गुरुदेव मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ और अभी से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेशर का मतलब पता है क्या है, जैसे उन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर यार कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप अभी ग्रेजुएशन में देखो, चाहे आप अभी 12th पास करके आए हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ठीक है कि आप अभी 12th पास हैं, या यहाँ पर जो है आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, या आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब अभी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप यहाँ पर रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं या आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर जो है रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई यहाँ कि आप रेगुलर जा रहे हैं नहीं जा रहे क्या है। मेरा मानना यहाँ पर यह है, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे इंसान के डिसीजंस उसको बहुत आगे लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में जो कि आपको यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो 12th में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जिसका बैकग्राउंड मिडिल क्लास होता है, तो उनके घर में यहाँ पर ये रहता है कि चलो अगर एक सरकारी नौकरी लग गई तो कई सारे पुश्तों को बड़ा आराम सा मिल जाएगा, पैसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, इनका अपना माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इनको अगर यूपीएससी करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा फिक्स सा हो जाता है ना,
अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर लेते हो, अगर आपने एम बना लिया है कि करना क्या है, तो उस केस में आपके आसपास चीज़ें वैसी ही घटना शुरू होने लगती हैं उसी के आधार पर। जैसे अगर मानो कि मुझे गाड़ी का बिजनेस करना है, तो मैं रोड पर जब चलूंगा ना, तो मैं हर गाड़ी को नोटिस करूंगा, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है। अगर मुझे कार डीलर बनना है, तो मुझे ज़मीन की व्यापार करनी है ना, तो मेरा अगले दिन से इंटरेस्ट जो है वो ज़मीन में जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ का रेट इतना है, वहाँ का रेट उतना है। उसी तरीके से इन्हें यूपीएससी करना था। तो इन्होंने 12th के बाद ही जो है अपने आसपास सारे मैगजीन्स हो गए, फोटोज़ हो गए, कवर्स हो गए, स्टोरीज हो गई और नॉवेल्स हो गए, सारे उन्होंने जो है बदलना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखना शुरू कर दिए। वहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यानी ग्रेजुएशन में इन्होंने जो है ज़्यादा भौकाल तरीके से अपना दिखाया नहीं, साइंस लेकर बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना, आर्ट्स ले लिया तो बच्चा नालायक है, साइंस लिया मतलब सही है। ऐसा नहीं है भाई। अब आगे चल के आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जहाँ पर आपका ऑप्शनल पेपर ही 500 नंबर का होना है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करो जो तुम ऑप्शनल में आगे चल के लोगे। तो इन्होंने उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जो आगे चल के इनका ऑप्शनल बना और अच्छा स्कोर किया। इसी तरीके से मैं आपको बात करूंगा कि जैसे मानिए कई सारे बच्चे जो 12th में है, मेरा सलाह होगा उनके लिए कि अगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मैथ ऑनर्स करने का, फिजिक्स ऑनर्स करने का, केमिस्ट्री ऑनर्स करने का कोई फायदा नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपको जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करना है, तो जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी ऑनर्स कर लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, ज्योग्राफी, ताकि कम से कम जीएस का एक पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा और आगे चल के वो मदद करेगा। 1% मैंने जो है ऑनर्स किया साइंस बैकग्राउंड से, 1% जो है यहाँ पर कोई फायदा नहीं करता है भाई ऑनर्स का। जो साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स ऑनर्स वाले का कोई भी फायदा नहीं होता एसएससी की तैयारी में, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई फायदा नहीं होता एसएससी की तैयारी में। लेकिन वहीं अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है ना, तो इतना है कि आपका जीएस थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, जो बाकी लोगों का कमजोर रहता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट निखर के आ जाता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जो है पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मेरे भाई, अपने यहाँ पर जो 12th में है वो डिसीजन सही लेना कि आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दूसरे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ठीक है, आप मेरे भाई तैयारी में अभी से ही लग जाओ। यकीन मानो आपके पास 3 साल है झंडे गाड़ने के लिए, सीजल के पर्पज से मैं बात करूँ तो। और इन 3 सालों में अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो जब आपका जिस दिन ग्रेजुएशन होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बारूद होंगे आप लोग, और उस दिन ऐसा भौकाल मचाएंगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आराम से आप जो फॉर्म भरेंगे आपकी नौकरी निकलेगी। लेकिन कब? जब ये 3 साल बड़ी ईमानदारी से आपने अपने तैयारी में दिए होंगे तब। ठीक है, समझ रहे हैं? बीच बीच में आप पेपर भी देते रहिएगा। आप 12th का पेपर दे दीजिए, एमटीएस का पेपर दे दीजिए, सीएचएसएल का दे दीजिए, ये सभी फॉर्म आते रहते हैं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, 3 सालों में जब सीजल के लेवल पर आएंगे तो अपने आप में भौकाल होंगे। बहुत खुशनसीब है आपकी, आपको गाइडेंस करने वाला मिला और फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरे टाइप लोग, ग्रेजुएशन करने के बाद होश संभाला, अच्छा सीजल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि पहले डिसाइड ही नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, 12th किया तो समझ में आया, बाकी दुनिया भीड़ भाग रही है बीटेक के पीछे, हम भी भाग लेते हैं। गए कॉलेज में, पैसे भरने के समर्थ नहीं था, 18 लाख फीस देके दिमाग खराब था। यहाँ पे 4 साल का जब मेरे पापा बैठ के कॉलेज के फीस के हिसाब से जोड़े, 12 लाख का खर्चा आया, 2 साल का एमएससी जोड़े, 6 लाख और पड़ गया, 18 लाख में दिमाग हमारा खराब, कहाँ से आएगा? तो हमने कहा चलो हटाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सस्ते में ग्रेजुएशन हो जाता है, साल के 10,000 लगते हैं, ये मेरे किस्मत में है, ये मैं कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन करने में समझ में आया कि भाई हम एमएससी वाले लोग नहीं है, नहीं मिलना गोल्ड मेडलिस्ट, नहीं यहाँ पर जो है पीएचडी करना, यहीं बच जाएगा 3 साल एमएससी, 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, 5 साल पीएचडी, नहीं हो सकता मेरे से। तब तक तो पता चलेगा कि हमारे माँ बाप भी और बूढ़े हो गए, हम भी और बूढ़े हो गए, ना यहाँ पर जो है आगे बढ़ ही पा रहे हैं। तो समझ में आया कि चलो बीएससी करने के बाद नहीं चाहिए डिग्री, बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं बनना है हमें, यहाँ पे एमएससी पीएचडी के पीछे नहीं भागना है, कायदे से एसएससी की तैयारी करनी है। और तीसरे साल ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद हमने तैयारी शुरू की। बट आप अभी से अपना माइंडसेट बना सकते हैं, 12th करने के बाद ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, यहाँ पे बाकी और बातें रोज के सेशन में करते रहेंगे। आखिरी के 3-4 मिनट में आप लोगों के लिए ज़रूर निकालूंगा, जिसमें आपके तैयारी के संबंधित में आगे बाकी जो है बातें वो मैं बताते रहूँ आप लोगों को, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं ना, इतने सारे, क्या क्या बताएं। ठीक है, बट बताएंगे। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी, परिवार का भी। लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर व्यक्त करना और कमेंट करके तो करना ही करना। शुभ रात्रि।